हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट और पीयर कंपैरिजन के बारे में। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मतलब फंडामेंटल एनालिसिस का जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको जानकारी दी हैं। मतलब पी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, कितना होना चाहिए किसी कंपनी का, ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। और ये पार्ट 2 है जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट और पीयर कंपैरिजन को समझेंगे। मतलब आप कंपनी का कंपैरिजन किस प्रकार से करेंगे और कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे जहां पास आपके हाई ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है जिसमें से हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये सारी जानकारी दी थी कि आपको इसको किस प्रकार से देखना है, मार्केट कैप को किस प्रकार से समझना है, सेक्टर किस प्रकार देखना है। इसके साथ हमने पीई रेशियो के बारे में बात की थी, पीवी रेशियो के बारे में बात की थी कि इसको किस प्रकार से निकालना है, इस रेशियो का मतलब क्या होता है और ये रेशियो हमें क्या बताता है। और डिविडेंड यील्ड को भी समझा था। तो ये सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम पीयर कंपैरिजन को समझेंगे कि आप पीयर कंपैरिजन किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। देखिए, पीयर कंपैरिजन का मतलब यह होता है कि आप यहाँ पास देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पास हमने कौन सी कंपनी ली थी, रिलायंस ली थी। और रिलायंस कौन से सेक्टर की थी, एनर्जी और क्या था, ऑयल एंड गैस रेफरिंग एंड मार्केटिंग। तो जो भी आप पेयर कंपैरिजन करेंगे तो वो इसी सेक्टर का रहेगा, ऑयल एंड गैस रेफरिंग मार्केटिंग इसी का रहेगा। जैसे ये 4 कंपनी आपको दिख रही है ना, आपको सेम सेक्टर की देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखा है, यहाँ पास पीई रेशियो लिखा है, ये हो गया पीवी रेशियो और ये हो गया डिविडेंड यील्ड। अब पीई रेशियो का मतलब क्या होता है। देखिए, पी रेशियो का सिंपल मतलब यह होता है, अगर आपको पी रेशियो ज्यादा का दिख रहा है, इसका मतलब यह होता है कि वो स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है। और अगर पी रेशियो कम का है, इसका मतलब स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। सिंपल सा मतलब ये है। बाकी अगर आपको डिटेल से समझना है तो पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया। और पीवी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो सेम ही है। ये भी हमें यही बताता है कि आप जो भी खरीद रहे हैं, जितना हाई पीवी रेशियो रहेगा उतना आपको महंगा मिल रहा है, इसमें बुक वैल्यू से महंगा मिल रहा है। और अगर पीवी रेशियो कम का है, इसका मतलब जो स्टॉक है वो आपको सस्ता मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 4 कंपनियां हैं, ठीक है, उसी सेक्टर की। पहला क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री जो हमने ली थी। दूसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिस्टेड। और तीसरी है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिस्टेड। और चौथी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिस्टेड। ठीक है, तो ये 4 कंपनियां हैं। अब इन 4 कंपनियों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम पीई रेशियो देखें तो सबसे कम पीई रेशियो किसका है, इसका है। इसका क्या है, 11.70 पीई रेशियो है। ठीक है, अब इससे सस्ती कौन कंपनी है, इससे सस्ती ये वाली कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिस्टेड, जिसका जो पीई रेशियो है वो 14.63 है। ठीक है, और तीसरी कौन सी सबसे सस्ती कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिस्टेड, जिसका जो शेयर प्राइस है मतलब पीवी रेशियो है वो 17.21 का है। इसके बाद आप रिलायंस देख सकते हैं, रिलायंस का जो पीई रेशियो है 29.84 का है। ठीक है, मतलब ये काफी महंगा है। इन चारों कंपनियों में रिलायंस का स्टॉक है वो महंगे में मिल रहा है। अब हमने इन 4 कंपनियों में देख लिया कि सबसे पीई रेशियो कम इस कंपनी का है, मतलब इसका पीई रेशियो भी कम का है, मतलब ये सस्ती मिल रही है। अगर हम पीवी रेशियो देखें तो पीवी रेशियो भी ठीक है, मतलब इसका 1.92 का पीवी रेशियो। और अगर हम डिविडेंड देखें तो ये कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा देती है, मतलब 2.74 का डिविडेंड देती है। आप देख लीजिए ना कि कौन सी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो अगर रिलायंस की बात करें तो 0.36 का डिविडेंड देती है। अगर हम ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को देखें तो 1.81 का डिविडेंड देती है। भारतीय पेट्रोलियम का देखें तो ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है 2.74% का। और नीचे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को देखें तो 2.27% का डिविडेंड देती है।
तो हमने ये देख लिया कि सबसे सस्ती कंपनी ये मिल रही है। अब हमने इसको टच कर दिया। अब हमने यहाँ पास इसका शेयर प्राइस देख लिया कि कितने में ट्रेड हो रही है। तो ये 354.70 में ट्रेड हो रही है। अगर हम इसका 1 मंथ का रिटर्न देखें तो इस कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 ईयर्स का देखें तो 21.28% का रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। फिर आप इस स्टॉक में चले जाइए, इसका भी और फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। उनके बेसिस पर अगर आप चीज़ें सही हों तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, हमें ये पता चल गया कि हमें इन तीनों में से, इन चारों में से ये कंपनी काफ़ी सस्ती है। अब हम दूसरी देख रहे हैं कि दूसरी कौन सस्ती मिल रही है। तो दूसरी ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये हमें सस्ती मिल रही है उस वाले से। अब हम इसका भी देख लेते हैं कि इसने मंथ में कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे टच कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो स्टॉक प्राइस है वो कितने में चल रहा है, वो 456.50 में चल रहा है। अगर 1 मंथ की रिटर्न देखें तो 8% की रिटर्न है। अगर 1 ईयर्स की रिटर्न देखें तो 22% की रिटर्न दी है। ठीक है, तो फिर आप क्या कीजिए कि इस स्टॉक में भी जाइए और इसका एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें मतलब इसका जो पी रेशियो कम का है, मतलब ये स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है। ये होता है पीई रेशियो के बारे में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको अंदर जाके एनालिसिस करना होगा, स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। इसके बाद आपको थोड़ा टेक्निकल के हिसाब से एंट्री प्लान करनी होगी। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा टेक्निकल देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, ट्रेंड देखना पड़ेगा। इसके बेसिस पर आपको एंट्री प्लान करनी होगी। अभी और भी रेशियोज होते हैं जिन्हें आपको देखना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, फाइनेंशियल रेशियो होते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो होते हैं। ये सब अभी मैं आपको बताते चलूंगी, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेयर कंपैरिजन किस प्रकार से करना है। मतलब इस प्रकार से आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। मतलब आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है, जिसका पी रेशियो कम का है, समझ जाइए कि वो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। जिसका पी रेशियो सबसे ज़्यादा है, उसका मतलब यह होता है कि वो स्टॉक आपको उतना महंगा मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये हमने देख लिया यहाँ पास। ठीक है, आप टेक्निकल भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वॉल्टिलिटी को देख सकते हैं कितना है वैसे ये। ठीक है, ये प्रो वर्जन का है, बट कोई नहीं, अब हम फाइनेंशियल में चलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल में हमें क्या देखना था, आज मुझे आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताना था। ठीक है, आपने पेयर कंपैरिजन कर लिया, अब हम इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को यही पता नहीं रहता कि ये होता क्या है, मतलब ये सीट ही समझ में नहीं आती कि ये क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, मतलब इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पास क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बताई दे रही हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करें, मतलब आप इनकम स्टेटमेंट देखें या बैलेंस शीट देखें, कोई सा भी देखें, तो आपको क्या करना है, आपको 5 ईयर्स का डेटा देखकर चलना है, पिछला। जैसे यहाँ पास मैंने क्या लिया है, रिलायंस इंडस्ट्री ली है, तो मैं 5 ईयर्स का डेटा देख कर चलूंगी। मतलब 2022, 23, 24, 25 का देख कर चलूंगी कि मार्केट ग्रोथ में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो पहला कॉलम है वो टोटल रेवेन्यू का है। मतलब जो रिलायंस कंपनी है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में कितना था, 2022 में 7,15,734.00 का रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 में। अब 2023 का देखें तो 2023 का 8,90,000 हो गया, और 2024 का देखें तो 9,17,000 हो गया, और 2025 का देखें तो 9,82,000 हो गया। अब हम अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देख कर चलें तो ये नंबर 10 लाख हो गया, मतलब 10,28,349.00 हो गया। ठीक है, और जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं ये करोड़ में है, आप यहाँ से देख सकते हैं CR। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि जो कंपनी है वो ग्रोथ में है, मतलब उसका जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू कि ये कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। अब जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पास लिखा है EBITDA। इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रोशिएशन एमोर्टाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आपको कहीं पास स्क्रीनर.इन में यहाँ पास आपको PV दिख सकता है।
आप इसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रोशिएशन एमोटाइजेशन कह सकते हैं, या आप इसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रोशिएशन एमोटाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपली आपको इसको टच कर देना। अब हमारी जो टोटल रेवेन्यू थी वो कितनी थी, यहाँ पास हमारी 10,28,000 की थी। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हुआ है, देखो जो कंपनी होती है उनका खर्चा भी तो निकालना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ घटाना पड़ता है। तो देखिए जैसे कि रॉ मटेरियल में क्या खर्चा आया, पावर ऑफ फुल कॉस्ट में क्या खर्चा आया, इम्प्लॉय कॉस्ट में क्या खर्चा आया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव में क्या खर्चा आया, मतलब सेलिंग एलिंग में, एम्प्लॉय में, सब में खर्चा मिलाकर, मतलब सबका इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ पास निकल के आएगा इबिटा। देखो मार्केट ने जैसे कि यहाँ पास टोटल रेवेन्यू कितना था, 10,28,000। अब सब कुछ घटाने के बाद, मतलब इम्प्लॉय को पैसे दे दिए, सेलिंग में मतलब सेल करने में जो पैसा खर्चा आता उसको भी घटा दिया, रॉ मटेरियल में क्या खर्चा आया उसको भी घटा दिया। अब कंपनी के पास कितना बचा है, 2,05,131.00। सब घटाने के बाद कंपनी के पास इतना बचा है। ठीक है, तो आप यहाँ का भी डेटा देख सकते हैं, मतलब कंपनी के पास कुछ बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास 1,54,000 था, 1,78,000, 1,88,000, तो यहाँ पास 2,00,000 है। तो देखिए यहाँ पास भी मार्केट ग्रोथ में है, मतलब सब कुछ घटाने के बाद यहाँ पास 2,00,000 पैसे बच रहे हैं। ठीक है, अभी और घटेगा। अब यहाँ पास क्या घटेगा, यहाँ पास अब घटेगा डेप्रोशिएशन एमोर्टाइजेशन। अब मैं आपको डेप्रोशिएशन और एमोर्टाइजेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो डेप्रिशिएशन का मतलब यह होता है, कंपनी में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेप्रिशिएट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपने फ़ोन लिया, ठीक है, आपने आज इस फ़ोन लिया, आप उसे 3-4 दिन बाद सेल करने जाएंगे तो आपका जो फ़ोन है उस प्राइस में सेल नहीं होगा जिस प्राइस में आपने बाई किया था, क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो गया है। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप आप खरीदेंगे, 1 मंथ 6 मंथ चलाएंगे, फिर आप सेल करने जाएंगे तो उस प्राइस में आपका सेल नहीं होगा। जैसे गाड़ी, अगर आपने गाड़ी खरीद ली है ना, आप बाहर ले आए, अब आप उसे सेल करने जाएंगे तो आपका उस प्राइस में सेल नहीं होगा। तो ये क्या होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो डेप्रिशिएट होती हैं, ऐसे कंपनी में होती हैं। कंपनी की जो मशीन होती है वो डेप्रिशिएट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उनमें उनमें भी क्या रहता है कि उनको घटाने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचता है। ठीक है, और एमोर्टाइजेशन क्या होती है, जैसे कॉपीराइट हो गया और पोस्टर वगैरह हो गए, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया। तो इन चीज़ों को घटाने के बाद, क्योंकि कंपनी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेप्रिशिएट पुरानी हो जाती हैं, उनको करना पड़ता है। तो ये सब घटाने के बाद कंपनी के पास कितना बचा है पैसा, ये बचा है, ईबिट बचा है। इस सब को घटाने के बाद कितना बचा, अब 2,00,000 में फिर से 1,00,000 घट गया, तो अब बचा है हमारे पास 1,50,213। तो यहाँ पास देखेंगे तो प्राइस ग्रोथ में है। ठीक है, मतलब 1,50,000 बचा है डेप्रोशिएशन एमोर्टाइजेशन घटाने के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ पास आएंगे तो ये हमारा क्या बचा है, मतलब डेप्रोशिएशन एमोर्टाइजेशन घटाने के बाद हमारे पास ये बचा है, पीबिट बचा है, PBIT। इसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। screener.in में, मतलब अगर आप स्क्रीनर का यूज कर रहे हैं तो वहां पास आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिख सकता है। ठीक है, एक ही चीज है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर लिखा है तो वो सेम है, अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा है तो वो एक है। तो यहाँ पास अभी कितना है, यहाँ पास अभी 1,50,000 रुपए है। ठीक है, मतलब 1,50,213। अब यहाँ पास क्या हुआ है, अब यहाँ पास घटेगी इंटरेस्ट। ठीक है, PBIT, तो इंटरेस्ट अब यहाँ पास घट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पास इंटरेस्ट कितनी घट रही है, यहाँ पास 26,157 रुपए 1,50,000 में घट जाएंगे। तो अब कितना आएगा, अब यहाँ पास देखो कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, अगर कंपनी ने किसी से ब्याज लिया है तो उसे पे भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट घटाने के बाद कंपनी के पास कितना बचा है, 1,24,016.00। अब इतना कंपनी के पास बचा है इंटरेस्ट भी पे करने के बाद। अब इंटरेस्ट पेमेंट के बाद कंपनी को क्या घटाना पड़ेगा, अब घटाना पड़ेगा टैक्स, मतलब कंपनी को टैक्स भी देना पड़ता है। तो यहाँ पास से आप देख सकते हैं टैक्स अदर आइटम्स। ठीक है, अब कितना घटेगा, 40,910 का अब टैक्स भी घटा दो इसमें, 1,24,000 में अब 40,000 और निकाल दो टैक्स में, तो अब कितना बचा है, अब यहाँ पास कितना बचा है पैसा, अब बचा है यहाँ पास
83,106.0। ये नेट इनकम है, मतलब सब कुछ कंपनी के घटाने के बाद अब कंपनी के पास कितना पैसा बचा है, 83,106.00। भले कंपनी ने 10 लाख की रेवेन्यू जनरेट की है, पर सब कुछ घटाने के बाद कंपनी के पास 1 लाख रुपए भी नहीं बच रहे। ठीक है, यहाँ पास 83,106.00 हो गए। तो ये हो गई हमारी नेट इनकम। नेट इनकम वो इनकम होती है जिसमें से सब कुछ घटाने के बाद कंपनी के पास जो बचता है, सब पे करने के बाद, इंटरेस्ट, टैक्स, सब कुछ पे करने के बाद जो भी कंपनी के पास बचता है, तो उसे कहते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम कंपनी के पास है, मतलब 83,000 है, मतलब पॉजिटिव में है। ठीक है, काफ़ी कंपनी में आपको नेट इनकम माइनस में दिख जाएगी। तो क्या होता है कि सब कुछ घटाने के बाद भी वो माइनस में है, पर ये जो रिलायंस की कंपनी है ये पॉजिटिव है, मतलब सब कुछ घटाने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, और यहाँ पास भी प्रॉफिट में है, 2025 में भी प्रॉफिट में है 70,000 की, यहाँ पास भी प्रॉफिट में है, 2023 में भी प्रॉफिट में है, तो मतलब प्रॉफिट कर रही है कंपनी। ठीक है, और लगातार प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। इनकम देखो, नेट इनकम भी बढ़ी है, 83,000 नेट इनकम बढ़ी है, मतलब देखो यहाँ पर 70,000 थी, यहाँ 83,000 हो गई। अब बात करते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं, मतलब ईपीएस क्या होता है, डीपीएस क्या होता है और पे आउट रेशियो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ईपीएस को समझ लेते हैं कि ईपीएस क्या है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक स्टॉक में आपको कितनी अर्निंग हो रही है, ये हमें ईपीएस बताता है। और आप ईपीएस कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको नेट इनकम लेनी है ये। ठीक है, नेट इनकम में आपको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं उससे आपको डिवाइड कर देना है। और आप कहाँ से देखेंगे, तो आप यहाँ पास जाइए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नीचे आइए, यहाँ पास आपको दिख जाएगा टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, मतलब टोटल शेयर्स यहाँ पास आपको दिख जाएंगे, मतलब 1,317 शेयर हैं। आप डिवाइड कर देंगे नेट इनकम में, तो आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ईपीएस कितना निकल के आया है, यहाँ पास 61.41 निकल के आया है। देखिए, आपको 1-2 पॉइंट का अंतर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पास प्राइस बढ़ते रहता है, घटते रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस यहाँ पास दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास ईपीएस निकल के आया है, मतलब एक स्टॉक में हमें कितनी अर्निंग हो रही है, यहाँ पास हमें हो रही है 61 रुपए की। ठीक है, अब हम 2025 का भी देख लेते हैं, तो 2025 में 51 रुपए की हो रही थी और 2024 में 48 रुपए की, मतलब ईपीएस हर साल बढ़ते जा रहा है। 44 हो गया, 48 हो गया, 51 हो गया, फिर 61 हो गया, मतलब यहाँ पास 10 पॉइंट का ईपीएस बढ़ा है, मतलब इस साल कंपनी ने ग्रोथ किया है रिलायंस की। ठीक है, तो यहाँ पास आप ईपीएस देख सकते हैं कि एक स्टॉक में कितनी अर्निंग हो रही है। अब यहाँ पास क्या लिखा है, डीपीएस। डीपीएस का फुल फॉर्म होता है डिविडेंड पर शेयर, मतलब कंपनी डिविडेंड पर शेयर कितना देती है। तो मैंने आपको इवेंट में बताया था, यहाँ पास बताया था फर्स्ट वीडियो में, कि इवेंट में जाकर आप डिविडेंड देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 5.50 का दी थी। ठीक है, अब यहाँ पास फाइनेंशियल में आपको लिखा आ जाएगा, देखिए यहाँ पास क्या है, डिविडेंड पर शेयर 5.50 का दिया है। ठीक है, आप 2000 उसमें भी देख सकते हैं 2025 में कितने का दिया है, तो 5.50 का दिया है, 2024 में 5 रुपए का दिया है और 2023 में 4 रुपए का दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप डिविडेंड पर शेयर देख सकते हैं कि कंपनी कितना देती है। अब हम पे आउट रेशियो को समझ लेते हैं कि पे आउट रेशियो क्या होता है। देखिए, पे आउट रेशियो का मतलब यह होता है कि कंपनी कितना अर्निंग कर रही है, उसके हिसाब से कंपनी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे रही है। मतलब देखिए, यहाँ पास क्या लिखा है, पे आउट रेशियो। आपको क्या करना है, पे आउट रेशियो आपको कैसे निकालना है, तो आपको डिविडेंड पर शेयर ये लेना है, इससे आपको डिवाइड कर देना है ईपीएस। ठीक है, इसमें आपको डिवाइड कर देना है ये, तो आपका निकल के आ जाएगा पे आउट रेशियो। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी की अर्निंग भले इतनी हो रही है, कंपनी अपनी अर्निंग का छोटा सा हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे रही है, बाकी जितना पैसा बच रहा है कंपनी अपनी ग्रोथ में लगा रही है। ठीक है, मतलब वो अपनी इनकम का 0.09% पैसा ही दे रही है, बाकी सारा पैसा अपनी ग्रोथ में लगा रही है, इसका मतलब ये होता है। तो आप पे आउट रेशियो देख सकते हैं कि कितना कंपनी अर्निंग मतलब डिविडेंड दे रही है। जैसे 100% का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो 100 में 0.09% का डिविडेंड दे रही है, बाकी जितना पैसा बच रहा है कंपनी अपने ग्रोथ में लगा रही है।
इसका सिंपल मतलब ये होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक टॉपिक कवर कर दिया है कि ये सब क्या होते हैं। अब आपको क्या देखना है, मतलब क्या देखकर इन्वेस्ट करना है, अब मैं आपको वो बता दूं। तो सबसे पहले आपको नेट इनकम देखनी है। नेट इनकम में आपको ये देखना है कि प्रॉफिट में है कि नहीं है, मतलब कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं, सब कुछ घटाने के बाद। ये आपको देखना है यहाँ पास। तो ये हमारे पॉजिटिव में है। और हमें ईपीएस देखना है कि अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है। अगर आपका ईपीएस ज्यादा है तो आपका पीई रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मतलब अगर आपकी अर्निंग ज्यादा होगी तो पीई रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देखनी है कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। नेट इनकम देखनी है और आपको ये देखना है कि कितनी अर्निंग हो रही है, मतलब एक स्टॉक में कितनी अर्निंग हो रही है। डिविडेंड देख सकते हैं। ये सब आपको देखना है इसमें से। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगी कि बैलेंस शीट मतलब इन सब का मतलब क्या होता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, पीयर कंपैरिजन के बारे में बताया था। तो पीई रेशियो और पीबी रेशियो क्या बताते हैं ये मैं आपको बता दूं, मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। देखिए, अगर पीवी रेशियो या पीई रेशियो जितना ज्यादा है, इसका मतलब यह होता है कि स्टॉक आपको उतना महंगा मिल रहा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब जो उसकी वैल्यू है उससे महंगा मिल रहा है अगर पीई रेशियो आपका ज्यादा है। और अगर पीई रेशियो कम का है, मतलब स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सा मतलब पीई और पीवी रेशियो का यही है। क्योंकि ज्यादातर लोग पीई रेशियो और पीवी रेशियो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ज्यादा पीई रेशियो वाले स्टॉक में नहीं करना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उसे महंगे में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, मैंने पार्ट 1 में बता दिया है कि आपको कितने पीई और पीवी रेशियो में इन्वेस्ट करना है। तो आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट को समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं और इसके बेसिस पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब ये शीट समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।